So hello everyone. Today we are going to complete our second term syllabus for class 10th. सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफी। उसमें अपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मिले हैं लाइक मल्टीपर्पज ऑफ डैम्स। तो सबसे पहले समझते हैं डैम्स क्या होता है। आज की क्लास थोड़ी फास्ट होगी तो अपनी स्पीड कनेक्ट करिएगा। तो डैम्स, अ डैम इज अ बैरियर क्रिएटेड टू प्रिवेंट फ्लोइंग वाटर टू डायरेक्ट और टू रिड्यूस फ्लो। डैम क्या है? सबसे पहली बात, 2 मिनट। हाँ, डैम क्या है? सबसे पहली बात एक बैरियर है। बैरियर यानी आप समझते हो एक रेजिस्टेंस, एक जो रुकाव आता है बीच में, उसको बोलते हैं बैरियर। अब तुम्हारी पढ़ाई का बैरियर कौन है? तुम्हारा फोन, ठीक है। अ डैम इज अ बैरियर क्रिएटेड टू प्रिवेंट फ्लोइंग वाटर। जो डैम है वो एक बैरियर है, किसके लिए? जो फ्लोइंग वाटर है उसके लिए। टू डायरेक्ट और टू रिड्यूस फ्लो। अब ये डैम बैरियर है, उसका काम क्या है? या तो वो उसके फ्लो को डायरेक्ट करेगा या फिर थोड़ा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो अपन ने अभी तक 2 चीजें पढ़ी है। डैम क्या है? डैम इज अ बैरियर क्रिएटेड टू प्रिवेंट फ्लोइंग वाटर और टू डायरेक्ट और टू रिड्यूस फ्लो, ठीक है। तो डैम एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर को रोकने के लिए और उसके जो फ्लो को है वो रिड्यूस कर देता है या फिर डायरेक्ट कर देता है। विच यूजुअली फॉर्म्स अ रिजर्वियर। डैम बनाने से अपन क्या कर सकते हैं? रिजर्वियर बनता है एक, फिर उसको अपन लेक, एक्वीफायर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में जो डैम बनते थे, ये याद रखना टेम्परेरी बनते थे। और अभी जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो डैम बनते हैं वो परमानेंट बनते हैं, ठीक है। तो डैम इज अब पूरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अ डैम इज अ बैरियर क्रिएटेड टू प्रिवेंट फ्लोइंग वाटर। जो पानी बह रहा है उसको रोकने के लिए या फिर थोड़ा बचाने के लिए, ठीक है। टू डायरेक्ट और टू रिड्यूस फ्लो, उसके फ्लो को या तो रोक देने के लिए या फिर थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, ओके। विच यूजुअली फॉर्म्स अ रिजर्वियर। उसको रोकने के लिए फिर वो जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे एक रिजर्वियर बन जाएगा, एक लेक बन जाएगी, जिसके थ्रू आप कैनाल बना के वाटर सप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये है डैम्स के बारे में। अब मल्टीपर्पज डैम्स प्रोजेक्ट। अब डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर मल्टीपल यूजेज ऑफ कलेक्टेड वाटर आर इंटीग्रेटेड। तो डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है वेयर मल्टीपल यूजेज ऑफ कलेक्टेड वाटर आर इंटीग्रेटेड। जो पानी एक जगह जमा किया जाता है उसके बहुत सारे यूजेज है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, द भकरा नंगल। नाम इंपॉर्टेंट है, या तो मेरी प्रोनाउंसिएशन करा दो तो ये लो, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, भकरा नंगल, ठीक है। ए है यहाँ पे। तो द भकरा नंगल प्रोजेक्ट इन द सतलुज व्यास बेसिन इज यूज फॉर बोथ। अब देखो, नाम बता दिया क्या है डैम का, भकरा नंगल प्रोजेक्ट इन द सतलुज व्यास बेसिन इज यूज फॉर। अब इसके यूज क्या है? अब ये आपको याद करने की चीज है, डैम्स के यूज क्या होते हैं। अब इसमें 2 यूज बताएगा। एक तो है हाइड्रो पावर जनरेशन, एक है इसका हाइड्रो पावर जनरेशन और दूसरा है इरिगेशन। अब इरिगेशन में कैसे होगा? वहाँ से कैनाल्स, मतलब ऐसे पाइपलाइन वगैरह निकाल दी जाएगी और फिर उस पानी को अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाएगा, दूसरी जगह सप्लाई करके, ठीक है। तो 2 अपने को यूजेस बताए हैं एनसीईआरटी की बुक में भकरा नंगल प्रोजेक्ट के, जो सतलज व्यास बेसिन में है, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इरिगेशन, ठीक है। देन अब अपन आते हैं अपना मेन टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बनेगा। 95% चांसेस है। ये जो मैंने डेफिनेशन वगैरह बताई है तो आपको लिख के ही आनी है। अब जो मैं बताऊंगा उस पर बनेगा क्वेश्चन। तो डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज में सबसे पहला इनका जो एडवांटेज है डैम्स का वो आएगा पावर जनरेशन। लिख भी रहा हूँ मैं साथ में, POWER, पावर जनरेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको लिख के आने हैं। अब इनको आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में। मैं बोलूँगा लैंग्वेज, आपको कॉपी करनी है अपनी नोटबुक में या फिर समझ सकते हो, ठीक है। तो पावर जनरेशन कैसे एडवांटेज है पावर जनरेशन के हिसाब से? तो इट इज़ द मेन पर्पज। सबसे पहले ये क्या है? एक मेन पर्पज है डैम को बनाने का, पावर जनरेशन। अभी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है पावर जनरेशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी कम है, चलो बाद में बात करते हैं। इट इज़ द मेन पर्पज ऑफ डैम्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले गवर्नमेंट डैम्स का मेन प्रोजेक्ट क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, हाइड्रो पावर्स का। और ये कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। बस इतना आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है? इट इज़ द मेन पर्पज टू जनरेट मेन पर्पज ऑफ डैम्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और इसको हाइड्रो पावर्स भी बोल सकते हैं, और इट इज रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बस आपको इतनी लाइन लिखनी है इसमें, ठीक है। ये जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है अपने पास इरिगेशन।
तो वी यूज़ डैम वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस टू। तो डैम की वाटर को अपन इरिगेशन पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कैसे, अभी मैंने बताया कि वो एक जगह अपन पानी रोक देंगे, फिर वहाँ से अपन कैनाल्स मतलब पाइप वगैरह लगा के दूसरी जगह वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज पर डैम्स वी मेड आर्टिफिशियल लेक। डैम से अपन आर्टिफिशियल लेक भी बना सकते हैं, जैसे अपने एंशिएंट टाइम में बनी थी वो भोपाल लेक, ठीक है। बाय विच द वाटर इज सप्लाई थ्रू कैनाल। अभी मैंने बताया जिसके थ्रू अपन कैनाल के थ्रू पानी को सप्लाई कर सकते हैं। और इसी वजह से इरिगेशन का जो एडवांटेज है डैम की वजह से, उसकी वजह से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ये मेन पॉइंट है, आपको जस्टिफाई करते वक्त लिखना है इरिगेशन में। वी यूज डैम वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस टू, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये आई है आपकी। देन एज बाय डैम्स वी मेड आर्टिफिशियल लेक। डैम से अपन आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं। बाय विच द वाटर इज सप्लाइड थ्रू कैनाल। जो वाटर है वो कैनाल के थ्रू सप्लाई होता है एंड हेल्प इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और अपने क्रॉपिंग के पैटर्न भी पढ़े थे शायद 9th क्लास में, मल्टीपल क्रॉपिंग, उसमें भी ये बहुत काम करता है, ठीक है। डैम इरिगेशन। थर्ड अपने पास एडवांटेज आ जाएगा वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इसका मतलब क्या है, जो पानी का सप्लाई है वो डोमेस्टिक यानी घर घर भी जाए, और इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई है उन तक भी पहुंचा जा सकता है डैम्स के द्वारा। अब एक तो पानी बहता रहेगा वहाँ से, कब तक कहाँ तक पानी जा सकता है, नहीं जा सकता। अब जगह जगह पर अगर अपन डैम्स बना देंगे, पानी रोक देंगे, तो वहाँ से पानी कैनाल्स के थ्रू निकालना बहुत ईजी रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जस्टिफाई करेंगे, द वाटर इज स्टोर्ड एंड देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेज। पहले तो उसको स्टोर करते हैं पानी को, देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेज एंड डैम स्टोर वाटर सो दैट इंडस्ट्रीज कैन यूज इट फॉर देम, ठीक है। डैम पानी को बचाता है ताकि इंडस्ट्रीज और जो दूसरे घर वगैरह डोमेस्टिक यूज है वो उसको काम में ले सके। फिर चौथा इसका अपने पास एडवांटेज है फ्लड कंट्रोल। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये, फ्लड कंट्रोल। तो द फ्लड इज कंट्रोल्ड बाय डैम्स। सबसे पहले देखना, द फ्लड है जो डैम्स के द्वारा कंट्रोल होती है। अब आप पूछोगे, सवाल आएगा 100% ये पूरी फ्लड को रोक सकता है, तो ऐसा नहीं है। डैम्स को ये 100% नहीं रोकती, बट मेजोरिटी ऑफ वाटर गॉट रीडायरेक्टेड। मतलब बहुत ज़्यादातर जो पानी वो रीडायरेक्ट, उसका जो फ्लो है, अभी अपन ने पढ़ा था डैम क्या होता है, एक बैरियर होता है जो उसके फ्लो को रिड्यूस कर देता है। तो ये उसके फ्लो को या तो कम कर देता है, थोड़ा रीडायरेक्ट कर देता है, जो जहाँ पे अपने को फ्लड नहीं चाहिए वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं आता है, ठीक है। विच प्रिवेंट द फ्लड्स। अब इसकी आपकी लाइनिंग कैसे लिखनी है, द फ्लड इज कंट्रोल्ड बाय डैम्स नॉट 100% बट मेजोरिटी ऑफ वाटर गेट रीडायरेक्टेड बाय डैम्स विच प्रिवेंट द फ्लड्स, ओके। नेक्स्ट एडवांटेज है अपने पास, यहाँ लिखो टूरिज्म, ठीक है। डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर टूरिज्म पर्पस एज वेल एज। तो डैम्स किसके लिए यूजफुल है, टूरिज्म पर्पस के लिए भी है। अब इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे भाई, कैसे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टूरिस्ट वांट टू सी और गो टू डैम्स। जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो डैम्स देखना चाहते हैं या फिर डैम पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको लाइनिंग लिखनी है, डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर टूरिज्म पर्पस बिकॉज मोस्ट ऑफ टूरिस्ट वांट टू सी और गो टू डैम्स विच मेड अ सोर्स ऑफ इनकम। अब देखो, मान लो आपके घर के पास ही अगर कोई बांध बन जाए, अब आपका तो एग्जाम्पल नहीं रहता, मान ले कोई नॉर्मल फैमिली है, उनके घर के पास अगर एक डैम बन जाता है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा, लोग वहाँ पे घूमने आएंगे, तो वो रेजिडेंशियल उधर के यहाँ वहाँ के आसपास के रहने वाले वो वहाँ पे पानी की बोतलें के वो लगा सकते हैं ठेले, और भुट्टे वगैरह ये सेक के वो अपना जैसे कमाई बढ़ा सकते हैं। और उसी की वजह से जो अब वो बांध के टिकट भी होंगे अंदर जाने के, तो वो टिकट लेंगे तो गवर्नमेंट को भी सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की, ठीक है, और इकोनॉमी भी बढ़ेगी कंट्री। तो विच मेड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंशियल एज वेल एज गवर्नमेंट। जो रेजिडेंशियल के भी सोर्स ऑफ इनकम बनता है और गवर्नमेंट के भी, ठीक है। और फिर फिशरीज भी हो जाएगा इसका एक, ले लो फिशरीज। फिशरीज गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ये जो फिशरीज है उसमें वो मछलियाँ वगैरह पकड़ के अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे लोग, ठीक है। ये तो अपना डैम्स वाला था। जियोग्राफी में यही टॉपिक आ रहा है भाई हमारे कि मल्टीपर्पज डैम्स के क्या है। तो आपको पहले बता देना डैम होता क्या है, फिर डैम के ये जो एडवांटेज है वो बता देना, इसके बाद कुछ भी नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। अब आते हैं अपन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वाइल गिविंग लोन्स द लैंडर स्पेसिफाइज सम सर्टेन टर्म्स। जब कोई लोन देता है लैंडर, यानी जो मतलब पैसे देने वाला होता है, जब वो पैसे देता है किसी आदमी को,
तो वो कुछ सर्टेन टर्म्स बताता है कि भाई मुझे इतने टाइम में पैसा मिल जाना चाहिए, ये इंटरेस्ट रेट है मेरी, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये चीज़ तो गिरवी रख दे वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंडीशन रिलेटिंग टू द लोन टू बी फॉलोड बाय द बोरोवर, जो शर्तें जो है वो बोरोवर को एक्सेप्ट करनी पड़ती है तभी वो उसको लोन देता है या लैंड करता है मनी, विच इज़ नोन एज टर्म ऑफ क्रेडिट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, फाइन वाइल, सुन लेना, वाइल गिविंग लोन द लैंडर स्पेसिफाइज सर्टेन टर्म्स, सर्टेन टर्म्स, certain terms and condition relating to the loan, लोन से रिलेटेड कुछ उसको शर्तें बताता है। टू बी फॉलोड बाय बोरोवर, किसके द्वारा फॉलो होनी चाहिए, वो बोरोवर के द्वारा फॉलो होनी चाहिए, विच इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब इसके कुछ है एग्जांपल है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के। सबसे पहला ए, इंटरेस्ट रेट, किस ब्याज की दर पे वो उसके दे रहा है, यहाँ पे नहीं लिखते वो। पहला आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट रेट, दूसरा आ जाएगा कोलेट्रल, मैं इतना लिखूंगा यार टाइम बहुत खराब हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट देन इट इज कोलेट्रल, बी हो गया। अब सी है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट किस ब्याज पे दे रहा है, 2% है पूरे साल का या फिर 10% है। कोलेट्रल यानी वो गिरवी क्या रखेगा उसके लिए, अब जैसे वो पैसे ले रहा है तो क्या रखेगा उसको, उसके बदले में क्या देगा। अगर वो उसको पैसे ना लौटा पाए तो वो जो लैंडर है वो उस चीज़ को बेच के अपने पैसे वापस बना सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, कौन से कागजात पे वो साइन वगैरह करते हैं वो, और द मोड ऑफ रीपेमेंट, वो पैसे कैसे देगा, कैसे देगा, चेक से देगा, किस्तों में देगा, रोकड़ा देगा, एक साथ देगा, जो भी है वो मोड ऑफ रीपेमेंट में आएगा, मोड ऑफ रीपेमेंट। देन ई है हमारे पास टाइम पीरियड, कितने टाइम में, 1 साल में देगा भाई, 2 साल में देगा, कब तक देगा, टाइम पीरियड। एफ क्या है, पेनल्टी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी पेनल्टी या फिर अपन कहते हैं वो ब्याज पे ब्याज लगता है, ऐसा कोई डबल ब्याज वगैरह ऐसा सीन होता है, ठीक है। वो पेनल्टी, कितनी पेनल्टी लगेगी, यहाँ पे शायद आपको दिख ही नहीं रहा होगा, विजिबल ही नहीं हो रहा होगा, 2 मिनट। पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा कोलेट्रल, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, फिर टाइम पीरियड, और यहाँ पे लिमिट है ना पेनल्टी। तो ये है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मैंने बता दिया। इसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। While giving loan, the lender specifies some certain terms, कुछ certain terms वो स्पेसिफाई करता है जो बोरोवर को फॉलो करनी पड़ती है अगर उसे पैसे चाहिए तो, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, डोकोमो, डोकोमो से आप याद कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये 3 चीज़ें तो आप ऐसे ही याद हो जाएगी। डोकोमो, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड कोलेट्रल। फिर आपको याद रखना है पैसे ले रहा है तो आपको 10,000 रुपये देगा तो वो वापस 10,000 नहीं लेगा, वो कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आपसे कुछ ज़्यादा पैसे दो, उसने आपको हेल्प की, ठीक है ना, तो वो 11,000 लेगा वाला, तो वो पॉइंट, वो परसेंटेज होते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट के, ठीक है। फिर टाइम पीरियड, वो ऐसा तो है नहीं कि तू जा तेरी मर्जी होता तो देना, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम पीरियड होता है 2 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। फिर आता है पेनल्टी के, भाई अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा, पेनल्टी होती है, ठीक है। बढ़ते आगे, कुछ क्रेडिट के बारे में और बता देता हूँ आपको। Credit is an agreement which lender supplies the borrower with money, goods or service in return to promise of future payment। चलो तो ये तो कोई काम का नहीं है, हाँ ये बड़ी बात है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट के टर्म्स है, ये जो चीज़ें हैं ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, उसके नेचर पे, उसके बिहेवियर पे, ठीक है ना। उसका बिहेवियर कैसा है वो, अब आपके अगर अच्छा आपका शुभ चिंतक होगा, कहेगा भाई मुझे आप इंटरेस्ट रेट मत दो, आपका जब वो आप अच्छी कंडीशन में हो तो मुझे पैसे वापस दे देना। और कुछ होंगे कि नहीं मैं तो 10% ब्याज लूँगा, मैं तो 20% लूँगा, वो होते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो उनके दिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लैंडर ऑन द विलेज, ठीक है। हो गया आपका। चलो ये तो टॉपिक में है नहीं, वरना ये भी पढ़ा देता है। तो अभी के लिए इसको लीव करते हैं, लेंगे इसको वापस पूरा ढंग से पढ़ेंगे। अभी तक में यही टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब अपनी जियोग्राफी और ये क्या था, इकोनॉमिक्स था क्या, मेरे को सब्जेक्ट के नाम नहीं याद है तो मैं क्या पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट होते हैं अपने कंप्लीट। वीडियो कितने मिनट का हो गया, 15 मिनट का वीडियो हो गया, 15 मिनट और लगेंगे शायद। अब हिस्ट्री बहुत बड़ी होगी। अब आते हैं हिस्ट्री पे।
सांसों को थाम के रखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सत्याग्रह और चंपारण मूवमेंट जो 1916 में शुरू हुआ था। तो सत्याग्रह क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सत्याग्रह। आप नाम से क्या समझ सकते हैं, सत्य यानी ट्रुथ, आग्रह यानी इंसिस्टेंस, तो इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो अपन समझ सकते हैं सत्याग्रह है यानी राइटिंग अच्छी करने की कोशिश, इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, ठीक है। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। अब मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ ध्यान लगा के, कान बंद करके मत सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो क्या कहता है, इसको पावर ऑफ ट्रुथ बोला है, पावर ऑफ ट्रुथ। और इसको एक और चीज बोलिए, नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। ठीक है, तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। इन सिंपल वर्ड इट मींस द स्ट्रगल फॉर द ट्रुथ। अब कितने सारे नाम है भाई, देख लो, इसको स्ट्रगल फॉर द ट्रुथ भी बोलते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट अ स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द इनजस्टिस। अगर जो आप स्ट्रगल कर रहे हो इनजस्टिस के इनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, कोई आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कर रहे हो, अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कर रहे हो, तो विदाउट सीकिंग एंग्री और अग्रेशन, आपको गुस्सा या कोई मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, उसके बिना भी आप सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रही है वो इनजस्टिस की बैटल जीत सकता है, किसके द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो जो सत्याग्रही है वो जीत सकता है बैटल, कैसे, नॉन वायलेंस से, विदाउट सीकिंग एन एंग्री और अग्रेशन। इट इज नॉन अग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन। इसमें कोई एग्रेसिव नहीं है, किसी को भी ऐसा भड़काया गया नहीं है और ऐसा लड़ाई का कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक ये मॉरल फोर्स है, कोई पैसिव फोर्स नहीं है, ये आपको मेंशन करना है। इट इज अ मॉरल फोर्स नॉट पैसिव, ठीक है ना। मॉरल फोर्स थी, पैसिव नहीं थी। इट इज नॉन एग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। ये तो हो गया। सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स फ्रॉम 1916 टू 1918। गली वाले हैं बच्चे, चुप ही नहीं होते। द आइडिया ऑफ स्ट्रगल हो गया, इसको पावर ऑफ ट्रुथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ भी बोलते हैं, और वर्ड इट मीन्स स्ट्रगल फॉर ट्रुथ। ये सत्य के लिए जो स्ट्रगल करते हैं उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रही अपनी बैटल जीत सकता है कैसे, विदाउट एंग्री और एग्रेशन और नॉन वायलेंस से जीत सकता है। इट इज़ नॉन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, ये नॉन एग्रेसिव होती है और पीसफुल होता है, ठीक है। और इट इज़ अ मॉरल फोर्स नॉट पैसिव। जो जो मैंने चीज़ें मेंशन किया आपको पूरी लिखनी है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, और सत्याग्रही कुड विन बैटल विदाउट वायलेंस, इट मीन्स विथ नॉन वायलेंस, विदाउट सीकिंग एंग्री और एग्रेशन। और फिर आपको लिखना है सत्याग्रह एक मॉरल फोर्स है, पैसिव नहीं है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप सत्याग्रह के बारे में लिखोगे। फिर कुछ सत्याग्रह के चले हैं, मतलब हाँ अलग अलग जगह जहाँ सत्याग्रह चला है गांधी जी ने, वो आपको मेंशन करना है। अगर डिटेल मांगेंगे तो आपको पूरा डिटेल बताना, नहीं तो आप सिर्फ ये लिखे आओगे तो भी बहुत रहेगा। सबसे पहला हुआ था 1916 में चंपारण। चंपारण में किसके खिलाफ, वो जो इंडिगो प्लांटेशन हो रही थी वहां पे, इंडिगो प्लांटेशन, उसके जो वर्कर थे उनको इंस्पायर करने के लिए। तो 1916 में गांधी जी कहाँ गए, चंपारण गए थे। चंपारण में गांधी जी ने क्या किया, इंडिगो प्लांटेशन के जो वर्कर थे उनको इंस्पायर किया, किसके लिए कि अब आप इसके खिलाफ स्ट्रगल करो। इंस्पायर क्या किया कि स्ट्रगल कीजिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, स्ट्रगल। उनको क्या होता था, वो फर्टाइल लैंड थी ना जो उन फार्मर्स की, तो उन पे जो ब्रिटिशर होते थे वो कहते थे कि आप इस फर्टाइल लैंड पे अपने गेहूं वगैरह मत उगाओ, चावल वगैरह मत उगाओ, हमारी इंडिगो एक टाइप का फी में पता नहीं क्या है, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। तो वो कहते थे आप इंडिगो उगाओ यहाँ पे। तो इंडिगो से क्या होता था, सबसे पहला डिसएडवांटेज, लैंड खराब हो जाती थी, फिर उनको पैसे भी नहीं मिलते थे इंडिगो के इतने, जो भी क्रॉप वगैरह वो उगाते थे वो पूरा लेते, फिर उनसे टैक्स भी लेते, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं, फिर वो लैंडर्स के पास जाते, फिर वो डेप्ट ट्रैप में पड़ जाते। ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया है, फिर से एक बार इसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ। इन 1916 महात्मा गांधी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, चंपारण इन बिहार।
बिहार में चंपारण, ठीक है। चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है। इतना लिखोगे 3 लाइन बहुत। फिर उन्होंने 1916 में ये हो गया। फिर बढ़ते हैं 1917 की तरफ। 1916 का तो ये हो गया, बढ़ते 1917। 1917 में क्या हुआ भाई, खेड़ा मूवमेंट बोलते हैं इसको, खेड़ा मूवमेंट बोलते हैं। तो 1917 में गांधी जी कहाँ गए, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। कहाँ पे, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। खेड़ा तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गई अपनी, डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भी और ये खेड़ा मूवमेंट भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे था ये, गुजरात। ये जो चीजें हैं आपको थोड़ा इज एम आर वगैरह लगा के लिखना है, ठीक है। तो इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्यों गए थे गुजरात, सपोर्ट पीजेंट्स। तो कोई पीजेंट के साथ क्या हो गया, उनको सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई। सपोर्ट कब चाहिए होता है, जब आप टूट जाते हो या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है या फिर आपके पास कोई ऐसी आपदा आ जाती है आपके ऊपर जिसको आप नहीं संभाल पाते हो, तब आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो इनमें पीजेंट के साथ क्या हुआ था, इनको क्रॉप फेलियर इनको बहुत झेलना पड़ा था। तो क्रॉप फेलियर हो गया था। और प्लेजियो एपिडेमिक, इसका मतलब होता है जो आपदा आ जाती है उसको बोलते हैं प्लेजियो एपिडेमिक, ठीक है। तो 1917 में खेड़ा में गुजरात में सपोर्ट करने गए थे पीजेंट को, उन्होंने सत्याग्रह लगाया था। तो और उनको क्या हो गया था, पीजेंट को क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेजियो एपिडेमिक हो गया था उधर। एंड वर डिमांडिंग दैट रिवेन्यू कलेक्शन शुड बी लेस। अब वो उन्होंने सत्याग्रह क्यों लगाया, क्या चाहिए, बैठे बैठे यूं ही कर दिया, नहीं, इसके पीछे रीजन है क्या। उनको चाहिए था जो रिवेन्यू हो रहा है कलेक्ट, रिवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स। जो रिवेन्यू कलेक्शन है, जो रिवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर, उसको थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कम करो। देखो कितने सही, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बंद कर दो रिवेन्यू, हम नहीं देंगे। नॉन वायलेंस से उन्होंने बस इतना कहा कि जो रिवेन्यू है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी उनकी कंडीशन सही नहीं है। कंडीशन सही क्यों नहीं है, क्रॉप फेलियर और प्लेजियो एपिडेमिक हो गए। किनके साथ हो गया है, पीजेंट के साथ हो गया है। कहाँ के पीजेंट के साथ हो गया है, गुजरात के पीजेंट के साथ हो गया है। गुजरात में कहाँ, खेड़ा में। कब हुआ, 1917 में। इससे ज़्यादा अब डिटेल में क्या ही पढ़ूंगा यार, थोड़ा फास्ट है मैं मानता हूँ, बट लिंक करो यार, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट मूवमेंट 1918 में सत्याग्रह का अहमदाबाद मूवमेंट। दया भाभी के घर चलते हैं, चलो। अहमदाबाद मूवमेंट कब हुआ था, 1918 में। अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। 1918 में गांधी जी, महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट गए। किसके लिए, कॉटन वर्कर, कॉटन मिल वर्कर, ठीक है ना, कॉटन मिल वर्कर। अब उनके क्या जरूरत पड़ गई भाई, उन पे ऐसा कोई क्रॉप फेलियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। उन पे क्या होता था, उनको फायर कर दिया जाता, चलते चलते ब्रिटिशर कहते हैं वहाँ कल से मत आना, हट। और उनको वेजेस भी हाई नहीं देते थे, मतलब बहुत कम पैसे दे देते थे। अब आज के ज़माने में देखो तो नॉर्मल एक बंदा 15 से 20 हज़ार कमाता है और आज के समय में अगर उसे 5-8 हज़ार देते थे, समझ लो। हाँ, तो और उनकी फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होती थी काम करने के लिए। अपने क्या समझा, डेवलपमेंट चैप्टर अगर एक बार आप रिकॉग्नाइज करो तो बहुत से मेरे क्लास में बच्चे बोलते रहते हैं, तो क्या होता है उसमें फेवरेबल कंडीशन, एक जॉब की फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो उधर कंडीशन यहाँ पे बहुत ख़राब थी। एक तो इनको फायर कर दिया जाता था, फिर इनकी वेजेस लो थी, फिर और इनकी कंडीशन भी फेवरेबल नहीं थी, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, ये आप मेंशन करो तो कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद मूवमेंट में सिर्फ इतना लिखना आपको, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए थे। फिर उन्होंने अहमदाबाद मूवमेंट लगाया था। क्यों लगाया था, कॉटन मिल वर्कर को सपोर्ट करने के लिए। उनके साथ क्या हो गया था, अगर आप लिखना चाहो तो ये 3 चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सत्याग्रह मूवमेंट। अब चलते हैं नॉन कॉपरेशन की तरफ। नॉन कॉपरेशन के लिए 2 मिनट देना बस। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इतनी देर मैंने सोचा ब्लूटूथ कनेक्टेड है मोबाइल से, आप पता चला ब्लूटूथ कनेक्टेड था यार टैब से। चलो कोई ना, थोड़ा एडजस्ट करना वॉइस में। अभी दिखाते हैं आपको ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का थोड़ा।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज अ मूवमेंट इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी इन 1921। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेट क्या है? 1921, याद रखना। फिर एम टू प्रोटेक्ट द इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड टर्की, जो पंजाब के साथ इनजस्टिस हुआ था और टर्की के साथ, टर्की में क्या हुआ था याद करो, स्पेशल नाम है बहुत। जो उनकी खलीफा थी उसका वो र्यूमर फैल गया था, वो मिसबिहेव हो गई है, मतलब हो गई है, हो गया वो मेरे को नहीं पता है, मतलब वो मिसबिहेव हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। खलीफा एक लीडर को बताने का एक शब्द है, ठीक है। And the educated middle class led the non-cooperation movement in town, cities and foreign goods educational institution and royal हाँ, ये तो अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा आवाज़ आपको सही आ रही होगी, इतनी देर तो बहुत बड़ी चोट हो गई अपने साथ। अब चलते हैं नॉन कॉपरेशन पढ़ने। नॉन कॉपरेशन के सबसे पहले अपन एम्स पढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले मेन टॉपिक्स बताऊंगा और उस पर आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है वो भी बताऊंगा। तो एम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, एम्स क्या थे नॉन कॉपरेशन के? सबसे पहले टू सपोर्ट खिलाफत, अब खिलाफत मूवमेंट क्या था मैं बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज बना के खुद को लिखनी पड़ेगी। खिलाफत मूवमेंट अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो इंडियन मुस्लिम के द्वारा लीड हुआ था, और जो किसके लिए हुआ था, ये र्यूमर फैल गया था खलीफा के बारे में कि जो अपने टर्की की सुल्तान खलीफा है वो मिसबिहेव हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खलीफा को और अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स में ये शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये मैंने खिलाफत का आपको ब्रीफ दे दिया, आप इंग्लिश में इसको बना के लिखिएगा। तो अब इसका एम क्या था नॉन कॉपरेशन का? आप नॉन कॉपरेशन के एम्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले टू सपोर्ट खिलाफत, उन्होंने खिलाफत को सपोर्ट क्यों किया, इसके पीछे आप क्या समझते हो? खिलाफत कौन सा मूवमेंट था जो मुस्लिम के द्वारा हुआ था, और अपना ये जो नॉन कॉपरेशन और ये सत्याग्रह वगैरह उसमें सब मोस्ट ऑफ मेजोरिटी में हिंदू थे। तो गांधी जी ने देखा कि भाई ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टाइम है जब अपन हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट खिलाफत, तो खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अपना दुश्मन कौन था उस वक्त? ब्रिटिशर का दुश्मन ये जो टर्की वाले मुस्लिम है और अपने इंडियन मुस्लिम है, तो फिर वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, तो उन्होंने मुस्लिम वगैरह से दोस्ती कर ली ऐसा। टू सपोर्ट द खलीफा एंड अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इम्प्लीमेंट खिलाफत एंड गांधी जी एंड अदर डिसाइडेड टू सपोर्ट खिलाफत बाय नॉन कॉपरेशन, तो उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया खिलाफत को, ठीक है। इनको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपकी आंसर शीट में। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। अभी मैंने बता दिया वैसे इसके बारे में, फिर भी बताता हूँ। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था कि अगर अपन लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, तो उसमें दोनों मतलब जो मेजोरिटी अभी अपने अपन भी जानते हैं हिंदू और मुस्लिम ही अपने देश में, तो मेजोरिटी जब एक हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए आगे बढ़ पाना लड़ाई में। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट टू बी यूनाइटेड सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड गांधी जी न्यूज अबाउट द यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम। तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अपन साथ में मिलकर लड़ेंगे, और गांधी जी को पता था अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ में जुड़ गई तो मूवमेंट बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। फिर टू डिमांड स्वराज, मैं जितना बोल रहा हूँ उसका 50% में लिख दोगे ना, मैं तो बहुत आगे बता रहा हूँ, आप तो इसका 50% लिख दोगे, बहुत है आपके लिए। टू डिमांड स्वराज, तो सबसे पहले अपन इंडिया में इंडियन लोगों का सबसे पहले एक ही ऑब्जेक्टिव था, स्वराज चाहिए भाई, खुद का राज चाहिए। तो ये स्वराज बनाने के लिए भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम था। टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फ्रॉम द बिगनिंग इज द ओनली थिंग वन थिंग स्वराज। मैंने भी ये 2 लाइनें लिखी है, तो आपको थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करना होता है। पॉइंट्स तो यही है, इस अगर आप ये लिखोगे ना तो भी अगर 3 नंबर का 2 आपको दे देगी, पर अगर आपको फुल नंबर चाहिए थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। टू डिमांड स्वराज, तो स्वराज अपन इंडियंस को बिगनिंग से स्वराज ही चाहिए था, और फिर स्वराज के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन चालू किया। फिर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, विजिबल है। हाँ, ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्यों करना था और क्या था ऐसा इसमें जो प्रोटेस्ट करने लायक है? इंडियन पीपल वर टोटली डिसअपॉइंटेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज, इंडियन पीपल थे जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से। क्यों थे?
स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद टैक्सेस वर इम्पोज्ड एंड इंक्रीज प्राइसेस बढ़ा है। अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ लो ना 8th 9th 10th से, एक ही चीज़ है सबकी प्रॉब्लम, टैक्सेस बढ़ा दिए और ये जो भी है मतलब प्राइसेस बढ़ गई हर चीज़ की। तो ये सिर्फ चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कि टैक्सेस वगैरह बढ़ गए थे, टैक्स इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज, ठीक है ना, ये आप मेंशन कर सकते हो। तो ये अपना एक क्वेश्चन बनता है एम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं मूवमेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, मेन इवेंट्स, सॉरी मेन इवेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन। थोड़ा स्पीड में सुनना पड़ेगा। मेन इवेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन क्या है मैं बोलूंगा, ध्यान लगा के सुनिएगा। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसके साथ स्टार्ट हुआ, मतलब जो कॉलेज के बच्चे थे और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल कॉलेज और स्कूल थे उनको लीव कर दिया, छोड़ दिया, और जो हेड मास्टर और टीचर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। फिर लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस एंड बॉयकॉट, वो कहते हैं ना पेन डाउन, वो लॉयर्स वगैरह ने अपने पेन डाउन कर दिया था, अपने लीगल प्रैक्टिसेस को बॉयकॉट कर दिया था और कोर्ट को भी बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल इलेक्शन है उसको भी बॉयकॉट कर दिया गया था हर एक जगह एक्सेप्ट मद्रास। और मद्रास का भी बाद में बताऊँ, चलो बता देता हूँ। मद्रास में क्या है ना, एक ब्राह्मण कम्युनिटी थी, तो उनको क्या है, उनको लगता था कि बस एक ही तरीका है अब हम मेजोरिटी में मतलब पावर माने का कि हम भी काउंसिल से जुड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने मद्रास के ब्राह्मण की कम्युनिटी ने नहीं दिया साथ, ठीक है। तो एक्सेप्ट मद्रास इसीलिए लिखा हुआ है। 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले बच्चों और टीचर्स ने, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और टीचर वगैरह पढ़ाने छोड़ दिया। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी और बॉयकॉट कर दिया कोर्ट्स को, और जो काउंसिल इलेक्शन है वो भी बॉयकॉट हो गए। फिर फॉरेन गुड्स पर बॉयकॉट। फॉरेन गुड्स यानी गुड्स कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, गुड्स मतलब जो सामान आते हैं ना बाहर से, ट्रकों के ऊपर भी लिखा होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड कैरियर्स, ठीक है ना। तो जो सामान आता है उसको बोलते हैं गुड्स। जो फॉरेन का सामान था उसको भी बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। लिक्विड शॉप और पिक्टेड, पिक्टेड एक ऐसा शब्द है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है लगभग पिक्टेड, PICKTED, पिक्टेड। तो पिक्टेड क्या, लिक्विड शॉप और पिक्टेड मतलब लिक्विड शॉप, ये दारू के ब्रिटिश वगैरह ये सब दारू ज़्यादा पीते थे, और तो इंडिया में भी यही था। तो वो लिक्विड शॉप के आगे जाके वो धरना लेके बैठ जाते थे, ठीक है। और इन मैनी, हाँ, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न इन यूज बॉनफायर। तो फॉरेन के जो कपड़े हैं वो बहुत जला दिए गए थे बड़ी बड़ी वो बॉनफायर के सामने, वो जैसे चौराहा है वहाँ पे कपड़े ले जाएंगे और जला देंगे ताकि ब्रिटिश को पता चले, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। तो बहुत सी जगह पे मर्चेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फॉरेन का सामान भी नहीं लेंगे और फॉरेन के सामान को बेचेंगे भी नहीं, ठीक है। ये बन गया आपका एम्स ऑफ मेन इवेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन। सबसे पहले बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, और काउंसिल ऑफ इलेक्शन भी बॉयकॉट हो गया, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो गए, फॉरेन कपड़े जो थे वो बॉयकॉट हो गए, उनको जला दिया गया, और मैनी मर्चेंट, जो मर्चेंट ने ना ये सामान वगैरह खरीदने बंद कर दिए। फिर आते हैं, अगर इतना सब कुछ सही चल रहा था तो मूवमेंट को क्या हो गया, रुका क्यों। तो रुका इसलिए, तो जो खदी खदी है या खादी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो उसका जो क्लोथ था ना उस वक्त में वो आदमी वगैरह बनाते हैं, उस वक्त मशीन वगैरह इतना अपना इंडिया में था नहीं, तो क्या होता है वो आदमी वगैरह बनाते थे तो बहुत उस वक्त एक्सपेंसिव बनता था खदी के कपड़े। जो नॉर्मल पीपल थे उस वक्त, वैसे भी उनकी वेजेस वगैरह उस वक्त कम थी, तो वो कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो कुछ कुछ कॉमन पीपल ने फिर से फॉरेन क्लोथ्स खरीदने शुरू कर दिया था। ऐसे ऐसे अगर एक बंदा खरीदेगा तो फिर वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो खादी क्लोथ्स वर often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not buy it. People began to wear foreign clothes. ठीक है। Similarly, they boycott the British educational institution posed the problem because there were no alternative Indian institution. जो बच्चे थे जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, तो फिर उन्होंने भी धीरे धीरे वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं था उस वक्त, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT उस वक्त कोई ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से फिर उनको वापस ज्वाइन करना पड़ा जहाँ से भी उन्होंने छोड़ा था। तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, सबसे पहले तो वो खादी क्लॉथ्स वाला आ जाएगा, कपड़े महंगे थे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा फिर बच्चों ने वापस पढ़ना शुरू कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया, हाँ सब बंद हो जाता, माथा फोड़ी नहीं होती सब। थर्ड पॉइंट है लॉयर्स एंड ऑफिसर कुड नॉट सर्वाइव विदाउट इनकम। हर बंदा है, सबको पैसा चाहिए, सबके शौक है, सबको खाना है, सबको पीना है, ठीक है। तो बिना पैसों के कुछ भी नहीं है, तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस अगर बंद की तो उनके पास इनकम का सोर्स भी बंद हो गया, तो फिर उस वक्त और कुछ था नहीं करने को, तो उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। आगे तो अपन बहुत एंडिंग में आ चुके हैं, बस थोड़ा ही है। एक बार फिर से रिवाइज होने वाला है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो मैंने मेन इवेंट बताए थे ना, फिर से रिवाइज होंगे। इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सुन लो एक बार।
द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अगर ये क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक फ्रंट के हिसाब से देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या है, तो उसमें आपको लिखना है फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ग्रोथ वर रिड्यूस्ड टू 50%। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पहले नहीं पढ़ा था। जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन गुड्स उसका जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट, हाँ जो इम्पोर्ट होता था वो 50% से गिर गया था, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़, जो मतलब 102 करोड़ की वैल्यू आती थी पहले, अब 57 करोड़ तक पहुंच गई है। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स, जो ये मैंने बता दिया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम, खादी वेंट अप, जो खादी के कपड़े बनाते थे, जो प्रोडक्शन करते थे, जो इंडस्ट्री खादी बनाती थी, उसके थोड़ा वेंट अप हुआ, उसमें थोड़ा उछाल आया, ठीक है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल क्यों कर दिया गया? पहले अपन ने पढ़ा था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फीका या ठंडा क्यों पड़ गया, अब पढ़ा है कि उसको विड्रॉल क्यों कर दिया गया। तो विड्रॉल इसलिए कर दिया गया, गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस सच एज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो गांधी जी देख रहे थे धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो वायलेंट होता जा रहा है। जैसे एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी क्या है, 21 या 22 पुलिस मैन को जिंदा जला दिया था 1922 फेब के अंदर। डेट याद रखना, इन फरवरी 1922 एट चौरी चौरा इंसिडेंट नियर गोरखपुर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव बाय पीपल। और गांधी जी थे जो वायलेंस के अगेंस्ट थे भाई अपने, तो ही फेल्ट दैट सत्याग्रही नीडेड टू प्रॉपर, हाँ तो उन्होंने क्या सोचा कि सत्याग्रही है उनको मतलब हाँ प्रोटेस्ट करने से पहले उनको पूरा मतलब ट्रेन करना पड़ेगा फुली। दैट्स वाई गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया। ओके एनीथिंग लेफ्ट? हाँ ये रहा, एक और टॉपिक है यार, सॉल्ट। सॉल्ट में क्या है, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। अब देखो भाई, नमक, आप भी नमक खाते हो, मैं भी नमक खाता हूँ, मुस्लिम है वो भी नमक खाएगा, जो पुअर आदमी वो भी नमक खाएगा, जो रिच आदमी है वो भी नमक ही खाएगा। नमक का कोई और दूसरा नहीं है ऐसा कि अगर नमक नहीं खाऊंगा तो मैं मिर्ची से काम चला लूँगा, वो नहीं है। नमक तो हर एक बंदे को जरूरी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने नमक में एक ऐसा सिंबल देखा जो पूरे नेशन को जोड़ सकता था। नहीं क्या हो रहा है कहाँ से बजे? तो सॉल्ट वाज द आइटम कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर। सॉल्ट वाज द आइटम कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर, हिंदूज एंड मुस्लिम अलाइक। सॉल्ट, नमक ही एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब और अमीर दोनों खाते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों खाते थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, ये जो खाने का है मोस्ट एसेंशियल पार्ट था। तो नमक ही क्यों चूज़ किया, उसके पीछे आप 3 चीज़ें लिख सकते हो। महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने नमक में एक ऐसा सिंबल देखा जो पूरे देश को जोड़ सकता था। और सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ थी जो रिच भी खाता था, पुअर भी खाता था, हिंदू भी खाता था, मुस्लिम भी खाता था। इट वॉज वन ऑफ मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था खाने का। अब सॉल्ट मार्च के बारे में अगर आपको लिखना है या फिर डांडी मार्च के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे? द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन मेड द महात्मा गांधी टू लॉन्च सिविल डिसऑर्डेंस कैंपेन। तो सिविल डिसऑर्डेंस क्यों चालू हुआ? सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च क्यों चालू हुआ, ये जो भी एक चीज़ है। तो जब ये जो गवर्नमेंट की मोनोपोली और जो टैक्सेस है सॉल्ट पे वो बढ़ते गए, इसलिए गांधी जी ने ये सिविल डिसऑर्डेंस कैंपेन चालू किया। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया, उसके साथ उस वक्त 78 वॉलंटियर्स थे, उसके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स 78 थे। द मार्च वाज 240 माइल्स, 240 माइल्स का जो मार्च था गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक। फिर वो दांडी के वहाँ जाके उन्होंने लेक के पानी से नमक बनाया, और जाते जाते वो रास्ते में 10 माइल्स पर डे चलते थे, और रास्ते में उनके साथ हजारों लोग जुड़ते गए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, दांडी कब पहुँचे? 6 अप्रैल को। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने खुशियाँ मनाते हुए सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, उन्होंने नमक बना के दिखाया। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑर्डेंस मूवमेंट। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक है आज का, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। चलो, तो सबसे पहले आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पता होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो पीछे 18 मिनट का वीडियो पूरा फेडरलिज्म कवर है उसमें। अभी अपन सिर्फ बात करने जाएंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया हैज 3 लेवल। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल्स होने चाहिए। तो अपने इंडिया में कितने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है।
कैसे हैं? सेंटर, स्टेट, लोकल। भाई यार क्या कर रहा है यार तू यार। दूसरा, डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजन बट ईच ईयर ऑफ हैज इट्स ओन जर्सिडिक्शन एंड स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, जो डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरे मतलब सेम सेट ऑफ सिटीजन को ही गवर्न करेगी। अब जो लोकल है, मान लो अब जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट के है भजन लाल शर्मा है, तो वो अपन को रेगुलर रूल करते हैं, अपन को मतलब लीड करते हैं। तो अपने को सेंट्रल के मोदी जी भी लीड करते हैं ना, तो अपन सेम कोई भजन लाल भी लीड कर रहा है, भजन लाल जी भी लीड कर रहे हैं और गांधी जी वो मोदी जी भी लीड कर रहे हैं, गांधी जी के। ठीक है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जस्टिफिकेशन। अलग अलग टीयर के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है, सबके पास अपने इनकम का सोर्स अलग है, सबके पास अपने मतलब एक्सपेंस का सोर्स अलग है, सबके पास अपने पावर्स अलग है। ठीक है ना, अलग अलग मुद्दों पे सब अलग अलग काम करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड बाय गारंटीड एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग लेवल है, सेंटर का अलग काम है, स्टेट का अलग काम है, लोकल का अलग काम है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मतलब क्या बनाया गया, स्पेसिफाइड किया गया है और गारंटेड भी किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, अगर फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट भिड़ गए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो सेंट्रल का जो होता है वही प्रिवेल करता है, फिर उसमें भी अगर कुछ हो जाता है तो जो अपना ये जुडिशरी है वो इसमें डिस्प्यूट को सॉल्व कराता है। फिफ्थ पॉइंट होगा अपना, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। फंडामेंटल प्रोविजन है, जैसे सेंट्रल ने स्टेट गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया कि भाई धारा जो भी अब एग्जाम लो आप 312 हटा दो, फिर वही सेंटर आ गई कि नहीं भाई मत रहो, मतलब धारा एक बंदा नहीं हटा सकता, तीनों की उसमें एग्रीनेंस होनी चाहिए, लोकल, स्टेट और सेंटर की। एक बंदा ना तो बना सकता है ना ही मिटा सकता है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। सोर्सेज ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट लेवल इज स्पेसिफाइड गवर्नमेंट। मतलब जो इनकम के सोर्स है वो दोनों अलग अलग है, सेंटर के अलग है, स्टेट के अलग है और लोकल के अलग है। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम के, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एक तो जो कंट्री को सेफगार्ड प्रोवाइड करे और जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो लोग अलग अलग धर्म के एक साथ रह रहे हैं उनको कैसे एक साथ बनाए रखे। सो ये था अपने सेकेंड टेस्ट का होल वन शॉट, मैंने कहा था लाऊंगा और मैं लाया भी हूँ। ठीक है, बाय बाय।